हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है ली चैटली प्रिंसिपल। केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर कोई भी सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है और अगर आप उस सिस्टम में कुछ भी चेंज करते हो, आप मोल्स चेंज कर सकते हो, प्रेशर चेंज कर सकते हो, टेम्परेचर चेंज कर सकते हो, तो सिस्टम अपने आप को ऐसे एडजस्ट करेगा कि आप जो भी चेंज कर सकते हो वो उसको नलीफाई करेगा, यानी कि उस इफ़ेक्ट को नलीफाई करेगा एज़ फार एज़ पॉसिबल। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई रिएक्शन है, ए से बी प्लस सी बन रहा है। तो अभी ये क्या है, रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है। अगर आप इस रिएक्शन में कुछ भी चेंज करोगे, मे बी आप मोल चेंज कर दो रिएक्टेंट के, आप प्रोडक्ट के मोल चेंज कर दो, मान लीजिए आपने ए के कुछ मोल बढ़ा दिए, तो सिस्टम अपने आप को ऐसे एडजस्ट करेगा कि आप जो भी चेंज कर रहे हो उसको नलीफाई करना चाहेगा, यानी कि उसको डिक्रीज़ करना चाहेगा मोल्स को। सिमिलरली अगर आप प्रोडक्ट में कुछ मोल्स ऐड करते हो तो सिस्टम अपने आप को ऐसे एडजस्ट करेगा कि उस प्रोडक्ट के मोल को डिक्रीज़ कर दे। सिमिलरली अगर आप प्रेशर बढ़ाएंगे सिस्टम का, तो सिस्टम अपने आप को ऐसे एडजस्ट करेगा कि उस प्रेशर को रिड्यूस करेगा। मोटा मोटा आप जो भी इफ़ेक्ट कर रहे हो, जो भी चेंज कर रहे हो सिस्टम में, सिस्टम उसका उल्टा करेगा। अगर आप मोल्स बढ़ाओगे तो वो मोल्स डिक्रीज़ करेगा, अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो प्रेशर डिक्रीज़ करेगा। सिमिलरली अगर आप मोल्स कम करोगे तो सिस्टम मोल्स बढ़ाने चाहेगा, अगर आप प्रेशर कम करोगे तो सिस्टम प्रेशर को बढ़ाना चाहेगा। आप जो भी करेंगे सिस्टम उसका उल्टा करेगा। तो सबसे पहले लिखिए इसमें, तो इफ़ अ सिस्टम एट equilibrium is subject to any change in any of the parameter like moles, temperature, pressure, etc. The system will adjust in such a way to nullify that change as far as possible. तो सिस्टम में आप अगर मोल्स चेंज कर रहे हो, टेम्परेचर चेंज कर रहे हो, प्रेशर चेंज कर रहे हो, तो सिस्टम अपने आप को ऐसे एडजस्ट करेगा कि जो भी आप इफेक्ट कर रहे हो उसको क्या करेगा, वो नलीफाई करने की कोशिश करेगा। यहाँ पे वर्ड लिखा मैंने एज़ फार एज़ पॉसिबल। इस वर्ड की भी काफ़ी इंपॉर्टेंस है यहाँ पे, इसका मतलब क्या है वो भी हम देखेंगे। तो सबसे पहला इफेक्ट देखते हैं हम, चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स, कि अगर मैं सिस्टम में मोल्स को चेंज करता हूँ तो उससे इक्विलिब्रियम में क्या चेंज आएगा। मान लीजिए हमारे पास कोई रिएक्शन है, ए से बी प्लस सी बन रहा है और इसके मान लीजिए इक्विलिब्रियम पे ए मोल्स हैं, इसके बी मोल्स हैं, इसके सी मोल्स हैं। तो इसके लिए अगर हम के सी डिफाइन करेंगे तो के सी क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ सी, कंसंट्रेशन ऑफ बी और कंसंट्रेशन ऑफ ए। और मान लीजिए वॉल्यूम क्या है, 1 लीटर ले लेते हैं एक बार, तो इसके कंसंट्रेशन क्या होगा, सी इंटू बी अपॉन ए। अब ये के सी डिफाइन कर दिया मैं इक्विलिब्रियम पे। अब आपने क्या किया है, सी में कुछ मोल्स ऐड कर दिए, मान लीजिए एक्स अमाउंट से कुछ मोल्स ऐड कर दिए। तो जब भी आप सिस्टम में कुछ चेंज करोगे, तो अगर मैं यहाँ पे क्यू डिफाइन करूँ इसके लिए,
जब आपने सिस्टम को चेंज कर दिया। तो क्यू तो क्या होता है, रिएक्शन कोएफिशिएंट होता है। आप किसी भी टाइम पे इसको डिफाइन कर सकते हो, आप इसको इक्विलिब्रियम पे भी डिफाइन कर सकते हो, इक्विलिब्रियम आने से पहले भी डिफाइन कर सकते हो, अगर आप सिस्टम में कुछ चेंज कर रहे हो उसके बाद भी डिफाइन कर सकते हो। तो अगर हम इसको लिखें तो क्या होगा, सी प्लस एक्स इंटू बी अपॉन ए। तो हमें ये भी पता है कि अगर हम सिस्टम में कुछ भी चेंज करेंगे तो हमारी के सी की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी, क्योंकि के सी क्या होता है, टेम्परेचर डिपेंडेंट। ये टेम्परेचर चेंज होगा तभी ये वैल्यू चेंज होगी, ना मोल्स चेंज करने से इसकी वैल्यू चेंज होगी, ना प्रेशर चेंज करने से इसकी कोई वैल्यू चेंज होगी। तो इसका मतलब अगर मोल्स कुछ ऐड करेंगे तो के सी तो चेंज नहीं होगा। क्या अगर हमने एक्स मोल जब ऐड किए हैं तो क्या ये क्यू के सी के बराबर है? नहीं है। तो क्यू क्या चाहेगा, के सी के बराबर होना चाहेगा। तो अब हम देख रहे हैं कि ये क्यू जो है वो के सी से क्या है, बड़ा है। इसके सी प्लस एक्स मोल हैं, इसके सी हैं, और यहाँ पे बी और यहाँ पे ए। तो अगर मान लीजिए ये कोई मैं लाइन डिफाइन करूँ, यहाँ पे के है और यहाँ पे क्यू, और क्यू की वैल्यू क्या है अभी राइट नाउ, के सी से ज़्यादा है। तो क्यू क्या चाहेगा, के बराबर आना चाहेगा। इसका मतलब क्यू की वैल्यू को कुछ डिक्रीज़ होना पड़ेगा। अब डिक्रीज़ कैसे हो सकता है, ऊपर वाली टर्म कुछ कम हो जाए और नीचे वाली टर्म कुछ बढ़ जाए। इसका मतलब ये वाली टर्म कुछ कम हो जाएगी और ये वाली टर्म कुछ बढ़ेगी। अगर ये वाली टर्म कुछ कम हो रही है और ये वाली टर्म कुछ बढ़ रही है, इसका मतलब इक्विलिब्रियम किस तरफ शिफ्ट हो रहा है, बैकवर्ड। तो यहाँ से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर आप प्रोडक्ट के मोल्स बढ़ा रहे हो तो इक्विलिब्रियम किस तरफ शिफ्ट हो रहा है, बैकवर्ड शिफ्ट हो रहा है। सिमिलरली मान लीजिए आपने ए के कुछ मोल्स बढ़ा दिए, मान लीजिए वाई अमाउंट से ए के मोल्स बढ़ा दिए, तो इसके लिए अगर हम क्यू डिफाइन करें तो क्यू क्या होगा, बी इंटू सी अपॉन ए प्लस वाई। अब आप के सी को अगर इस क्यू को कंपेयर करेंगे तो हमें दिख रहा है कि क्यू की जो वैल्यू है वो के सी से क्या है, कम है। तो अगर मैं यहाँ पे इस क्यू को डिफाइन करूँ, ये मान लीजिए क्यू है, ये क्यू डैश है, तो ये क्यू डैश जो है वो के सी से क्या है, कम है। तो क्यू डैश क्या जाएगा, के सी के बराबर आना चाहेगा। इसका मतलब क्यू को बढ़ना पड़ेगा। अब बढ़ेगा कैसे, तो बी और सी कुछ बढ़ेगा अमाउंट और ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, कुछ कम हो जाएगी। यानी कि ये वाली टर्म कुछ कम हो रही है और ये वाली टर्म कुछ बढ़ रही है। तो इक्विलिब्रियम किस तरफ शिफ्ट हो रहा है, फॉरवर्ड की तरफ। तो यहाँ से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर आप रिएक्टेंट में कुछ मोल ऐड कर रहे हो तो इक्विलिब्रियम किस तरफ शिफ्ट हो रहा है, फॉरवर्ड की तरफ। क्लियर है यहाँ तक। यानी कि जब आपने प्रोडक्ट में कुछ मोल ऐड किए थे तो इक्विलिब्रियम पीछे की तरफ शिफ्ट हुआ था, जब आपने रेक्टेंट में कुछ मोल ऐड किए तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड शिफ्ट हुआ। तो यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर आप रेक्टेंट के कुछ मोल बढ़ाओगे तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड शिफ्ट होगा, अगर आप प्रोडक्ट में कुछ मोल बढ़ाओगे तो बैकवर्ड शिफ्ट होगा। सिमिलरली हम यहाँ भी ये भी कह सकते हैं कि अगर आप रेक्टेंट के कुछ मोल कम करोगे तो इक्विलिब्रियम पीछे की तरफ आएगा, प्रोडक्ट के मोल कुछ कम करोगे तो आगे की तरफ जाएगा, आप ये भी कह सकते हो। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है, इफ concentration of product is increased, equilibrium shifts in the backward direction. Similarly, if concentration of reactant is increased, equilibrium shift in the forward direction. अब ये भी देखना है कि अगर मैं कुछ यहाँ पे वाई अमाउंट ऐड कर रहा हूँ, अच्छा यहाँ पे एक और चीज़ देखनी है, अगर मैं इसको पहले मिटा दूँ,
अब यही रिएक्शन लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे वापस, ए से बी प्लस सी बन रहा है और इक्विलिब्रियम पे इसके मोल ए हैं, इसके बी हैं, इसके सी हैं। अब यहाँ पे हम ये देखेंगे कि अगर मैं यहाँ पे कुछ एक्स अमाउंट्स ऐड कर रहा हूँ, जब ये अब मैंने प्रोडक्ट में कुछ ऐड किया तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड शिफ्ट होगा, इसके कुछ मोल डिक्रीज होंगे, इसके कुछ मोल बढ़ेंगे। अब ये देखना कि जो मैं ऐड कर रहा हूँ क्या वो सारा का सारा रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाएगा या फिर कुछ अमाउंट रिएक्टेंट में कन्वर्ट होगा। तो अगर मान लीजिए ये पूरा अमाउंट ख़त्म हो रहा है, अगर ये पूरा अमाउंट ख़त्म होगा तो नया इक्विलिब्रियम में क्या होगा, ये सी हो जाएगा, ये बी माइनस एक्स हो जाएगा और ये ए प्लस एक्स हो जाएगा। तो इसके लिए अगर मैं के सी डिफाइन करूँ, इसको मान लीजिए के सी डैश है, तो बी सी इंटू बी माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स। क्या ये के सी डैश इस के सी के बराबर है? नहीं है, ये के सी डैश इस के सी के बराबर नहीं है। तो यहाँ से हम क्या डिफाइन कर सकते हैं कि ये जो आपने एक्स अमाउंट ऐड किया है ये पूरा का पूरा ख़त्म नहीं होगा, कुछ अमाउंट ही ख़त्म होगा। सिमिलरली आप रेक्टेंट में भी चेक कर सकते हो, जैसे यही रिएक्शन में अगर मैं कहूँ कि ए से बी जब बन रहा है, बी प्लस सी बन रहा है, इसके इक्विलिब्रियम पे ए मोल हैं, इसके बी मोल हैं, इसके सी मोल हैं, और आपने मान लीजिए कुछ वाई अमाउंट ऐड कर दी, तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा। और मैं क्या कह रहा हूँ कि ये पूरा ख़त्म हो जाएगा, तो ये अगर ख़त्म हो जाएगा तो ए बचेगा और ये क्या बनेगा, बी प्लस वाई, और ये क्या बनेगा, सी प्लस वाई। अगर यहाँ पे मैं के सी डिफाइन करूँ, मान लीजिए के सी डबल डैश है, तो बी प्लस वाई, सी प्लस वाई और ये ए। क्या ये के सी डबल डैश इस के सी के बराबर है? नहीं है। तो यहाँ पे भी हम डिफाइन कर सकते हैं कि ये जो आपने बाई मोल ऐड किए हैं ये पूरा का पूरा ख़त्म नहीं होगा, कुछ ही अमाउंट ख़त्म होगा, यानी कि 100% कंपनसेशन नहीं होगा किसी भी रिएक्शन में। अगर आप कुछ भी ऐड कर रहे हो तो कुछ अमाउंट ही जाएगा रिएक्टेंट में, और यहाँ पे अगर आप रिएक्टेंट में कुछ ऐड कर रहे हो तो कुछ ही अमाउंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, पूरा का पूरा कन्वर्ट नहीं होगा, यानी कि 100% कंपनसेशन नहीं होगा। इसको हम अच्छा, कुछ ऐसी रिएक्शंस भी होती हैं जहाँ पे 100% कंपनसेशन होता है, जैसे कि ये वाली रिएक्शन ले लूँ, अगर मैं ए सॉलिड से कुछ ए गैस बन रही है और इक्विलिब्रियम पे इसके मान लीजिए मोल ए हैं, तो अगर मैं के सी डिफाइन करूँ तो के सी क्या होगा, ए के बराबर होगा। वॉल्यूम मान लीजिए 1 लीटर है, तो अगर मैं क्या करूँ, अब यहाँ पे कुछ एक्स अमाउंट ऐड कर दूँ, अब यहाँ पे के सी को के सी ही अगर रहना है तो इसको पूरा एक्स को ख़त्म होना पड़ेगा, क्योंकि अच्छा अब के सी कैसे लिखेंगे, पहले तो मान लीजिए ए मोल है इसके, तो के सी क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ ए, कंसंट्रेशन ऑफ ए क्या है, ए। तो अब मान लीजिए आपने एक्स अमाउंट कुछ ऐड कर दिया, तो अब यहाँ पर के सी को ए ही रहने के लिए इस एक्स को क्या होना पड़ेगा, पूरा ख़त्म होना पड़ेगा। तो इस रिएक्शंस में 100% कंपनसेशन होता है, यानी कि पूरी रिएक्शंस नहीं है ऐसी, हम ये कह सकते हैं कि सारी रिएक्शंस में 100% कंपनसेशन नहीं होता है, कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिनमें 100% कंपनसेशन भी होता है। तो यहाँ पे एक्स आपका पूरा ख़त्म हो जाएगा, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है? हाँ, इसको हम कि कितना अमाउंट ख़त्म होगा कितना नहीं होगा, इसको हम एक क्वेश्चन से चेक करते हैं। क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको, तो इसको मिटाते हैं हम। क्वेश्चन से आपको बढ़िया फील आएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है ये कोई रिएक्शन है, ए प्लस बी से सी प्लस डी बन रहा है, और इसके इक्विलिब्रियम पे मोल्स हैं मान लीजिए 4, इसके भी 4 हैं, इसके 2 हैं और इसके 8 हैं, ये एट इक्विलिब्रियम है। और वॉल्यूम मान लीजिए 1 लीटर है। तो इक्विलिब्रियम पे अगर हम के सी डिफाइन करें, के सी क्या होगा, 8 इंटू 2/4 इंटू 4, तो यहाँ पे के सी क्या आएगा, 1 आएगा, ये 2 से 2, ये 4 से 4, ठीक है, 1 आएगा। अब आपने क्या किया, इस सिस्टम को डिस्टर्ब किया। डिस्टर्ब कैसे किया आपने, क्या किया, डी में कुछ मोल्स ऐड कर दिए। मान लीजिए मैंने
18 मोल ऐड कर दिए। तो जब मैं इसमें 18 मोल ऐड कर दूंगा तो ये कितने हो जाएंगे, 26, और ये 2 हैं, ये 4 हैं, और ये 4, 18 मोल ऑफ डी ऐड किए, यहाँ पे लिख लीजिए 18 मोल्स ऑफ डी आर एडेड। तो जब आप प्रोडक्ट में मोल ऐड करते हैं तो इक्विलिब्रियम किस तरफ शिफ्ट होता है, बैकवर्ड। तो इसका मतलब ये कुछ खत्म हो जाएगा, 26 माइनस एक्स, ये 2 माइनस एक्स, ये 4 माइनस एक्स, और ये 4 प्लस एक्स, और ये भी 4 प्लस एक्स। अब नया जब हम के सी इसके लिए लिखेंगे तो 26 माइनस एक्स, 4 प्लस एक्स अपॉन 2 माइनस एक्स, ये 4 प्लस एक्स, और ये 4 प्लस एक्स। के सी की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली, के सी तो चेंज नहीं होगा, तो के सी तो यही रहेगा 1। तो 1 इज इक्वल टू 26 माइनस एक्स, 2 माइनस एक्स अपॉन 4 प्लस एक्स। यहाँ से जब आप x की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो x की वैल्यू जो आती है वो आती है 1। अब इस x को आप यहाँ पुट कीजिए, यहाँ आप पुट करेंगे तो कितना बन जाएगा जी, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, ये कितना हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, ये 1, ये 5, और ये भी 5। ये नया इक्विलिब्रियम है, न्यू इक्विलिब्रियम, और ये आपका ओल्ड इक्विलिब्रियम है। तो आप यहाँ से क्या कंक्लूड कर सकते हो, आपके पास जब इसमें 8 मोल थे, इसके बाद आपने 18 मोल ऐड किए तो 26 हो गए। 26 में से सिर्फ एक ही मोल जो है वो किस में कन्वर्ट हुआ है, रिएक्टेंट में कन्वर्ट हुआ है। तो 100% कंपनसेशन नहीं हुआ है, यानी कि आपने 18 ऐड जो किए थे, 18 के 18 खत्म नहीं हुए हैं, वो सिर्फ कितना खत्म हुआ है, ओनली 1 मोल खत्म हुआ है। तो 100% कंपनसेशन रिएक्शन में नहीं होता है। अच्छा, यहाँ से ऐसे भी पूछ सकते हैं कि अगर आपने मान लीजिए डी में कुछ मोल ऐड किए हैं तो किस किस की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, किस किस की कंसंट्रेशन कम होगी। आपको क्या करना है, पुराने इक्विलिब्रियम को नए इक्विलिब्रियम से कंपेयर करना है और बताना है कि किसकी कंसंट्रेशन बढ़ी है, किसकी कंसंट्रेशन कम हुई है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो अगर मैं कंपैरिजन करूँ, कंपैरिजन ऑफ ओल्ड इक्विलिब्रियम विथ न्यू इक्विलिब्रियम, तो यहाँ पे ए लिख रहा हूँ, यहाँ पे बी लिख रहा हूँ, यहाँ पे सी और यहाँ पे डी। तो पुराने इक्विलिब्रियम को जब मैं इसके कंपेयर करूँगा तो डी की कंसंट्रेशन बढ़ गई, सी की कंसंट्रेशन कम हो गई, बी की कंसंट्रेशन बढ़ गई, ए की कंसंट्रेशन 4 से 5 होगी, ये भी बढ़ गई। क्लियर है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अब पुराने इक्विलिब्रियम को नए इक्विलिब्रियम से कंपेयर करेंगे तो किस किस की कंसंट्रेशन बढ़ी है, किस किस की कंसंट्रेशन कम हुई है। सिमिलरली ऐसे भी पूछ सकते हैं कि मान लीजिए आपने ए की कुछ अमाउंट को बढ़ाया है, अगर आपने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए बढ़ाए हैं, मोल्स ऑफ ए इंक्रीज्ड, तो किसकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी, किसकी कंसंट्रेशन कम होगी। तो ए के नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाएंगे तो ए के तो कम हो जाएंगे, बी के क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, क्योंकि इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड शिफ्ट होगा, इसके नंबर ऑफ मोल्स फिर कम हो जाएंगे। तो अगर फॉरवर्ड शिफ्ट होगा तो सी बढ़ जाएगा और डी भी बढ़ जाएगा। ऐसे भी पूछ सकते हैं कि मान लीजिए आपने सी के कुछ मोल डिक्रीज़ कर दिए, आपने क्या किया, सी के मोल्स डिक्रीज़ कर दिए, तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड शिफ्ट होगा फिर भी, तो ए के मोल्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, बी के भी कम हो जाएंगे, सी के भी कम हो जाएंगे क्योंकि डिक्रीज़ कर रहे हो आप, और डी के बढ़ जाएंगे। तो ऐसे आप चेक कर सकते हो कि अगर आपने इसके मोल्स को चेंज किया है तो बाकियों के पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, यहाँ पे कुछ चेंज किया है तो यहाँ पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। क्लियर है। तो ये था हमारा चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स का इफेक्ट।